हाय एवरीवन, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता दो। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बता दो तुम एक बार ना। चलो, सब ज्वाइन कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सब ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया। यस 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 यस। ऑडिबल ऑडिबल, चलो बहुत सही। यस। तो आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है, राइट? एक नया चैप्टर हमें पढ़ना है, बिल्कुल। यस। कल एक टॉपिक हमारा रह गया था, जितना मुझे याद है, एंड दैट वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या हमारा कल एक टॉपिक रह गया था जो कि है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एक बार बताओगे? एक मिनट ना। हाँ, ये टॉपिक रहा था। राइट राइट। ठीक। स्टार्ट करें उसको। फिर मेटल नॉन मेटल भी है, हाँ बेटा, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। आ जाओ। स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। विल फोकस ऑन आवर स्टडीज। और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बस तुम पढ़ लो ध्यान से, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब अब मैं क्या बोलूं। अब तुम सबको पता ही है सारी चीजें। आई डोंट थिंक मुझे अब बोलने की कोई जरूरत है। क्या कर सकते हैं? कभी कभार थोड़ा बुरा लगता है कि अगर आप शायद बच्चों को गाइड करना चाह रहे हो, उनकी मदद करना चाह रहे हो, क्योंकि यार कुछ चीजें ना हमने फील करी है, हमने फेस करी है ना हमारी अ, उस टाइम पे, जब मैं आईआईटी जे की तैयारी कर रहा था। और ना मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था ना। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कोचिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं। मुझे तो जो शहर में कोचिंग दिखी जिसके सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट थे, मैंने तो उसके अंदर दाखिला ले लिया। बाद में समझ आया कि पढ़ाते तो सिर्फ टॉपर को हैं। वो जो शुरू का आगे का जो 5-6 बच्चों का ग्रुप बना है उनको पढ़ा रहे हैं, बाकी को तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। आजकल ये ऑनलाइन में भी हो रहा है, ऑफलाइन में भी हो रहा है। और शायद हमने शायद इन्हीं बातों के बारे में बोल दिया था ओपनली। मैंने एक क्लास में डिस्कस करा, शायद शोभित भैया ने 2-3 बार 4 बार क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करा होगा। मैंने तो एक ही क्लास में करा था। हमें हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत अजीब है, बहुत बेकार है। और इस वजह से हम अवॉइड भी कर रहे थे कहीं ना कहीं। अगर आपने देखा हो तो जब मैं भी तुम्हें उस दिन बोल रहा था ना, तो मैं शब्द को बहुत सोच समझ के बोल रहा था, है ना? मैं ओपनली नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत अजीब दुनिया है। इसके बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, हम क्या क्या चीजें बोलें, क्या क्या हम नहीं बोलें, बट मतलब ऐसा नहीं लगा था मेरे को कि चलो छोड़ो यार, अब उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आप 4 तारीख को मिलोगे, अगर आप दिल्ली के हो, कहीं दूर के हो, तो ट्रैवल मत करके आना, है ना? आपके बोर्ड एग्जाम है। आप अगर आसपास के हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो आप आ जाना। कहीं दूर से ट्रैवल करके प्लीज़ मत आना। आपके पेपर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के लिए हम जी मेहनत लगाकर एकदम इतने समय से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेपर खराब हो, ठीक है? सो उसकी तैयारी हमें करती रहनी है, ठीक है? बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको पता चल जाएगी, राइट? बट ठीक है यार, अब मैं इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके अलावा। बस मुझे इतनी सी चीज़ बोलनी थी कि बस थोड़ा बुरा लगता है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बुरा लगता है कि हम शायद एक राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे थे इस इंडस्ट्री को, बट वो इंडस्ट्री शायद कभी राइट डायरेक्शन में होना ही नहीं चाहती ना। बड़ा डीमोटिवेटिंग सा लगता है कि छोड़ो। आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने
पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ लिया था, जहां पर हमने सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चंस देखे थे। सर्किट सॉल्विंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने बताया भी था। पावर के क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था पावर का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पावर का, है ना। वो क्वेश्चन आई होप आपने करा होगा। और एक टॉपिक बच गया अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब ये जो टॉपिक है, इससे ना क्वेश्चंस आते रहते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है, बहुत बहुत बार आते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा भी इससे पीवाईक्यूज कितनी बार आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, एनर्जी क्या है, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था पावर का, दैट इज एनर्जी बाय टाइम। याद आ गया, पावर का एनर्जी बाय टाइम होगा। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पावर इंटू टाइम करना है। पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम करोगे तो आपकी एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आपके घरों का जो बिजली का बिल आता है ना, जो आपके मीटर के ऊपर आपको रीडिंग दिखाई देती होंगी, फिर आपके घर में बिल आता होगा, तो जो बिल आता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से आता है कि आपके जितने भी अप्लायंसेस चले हैं उन्होंने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा है, उसके हिसाब से आपके घरों का बिजली का बिल आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी अगर मैं मेनली बात करूं जो आपके घरों के अंदर जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है, वैसे तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना, एसआई यूनिट आप सभी को पता होगा, एसआई यूनिट एनर्जी का जूल होता है, लेकिन कमर्शियल यूनिट जूल नहीं होता। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम, यही फॉर्मूला है, पावर इंटू टाइम। तो आपके घरों के अंदर जो यूनिट यूज होता है, पावर को लेते हैं वॉट में नहीं लेते, किलो वॉट में लेते हैं। किस में लेते हैं, किलो वॉट। 1 किलो वॉट इक्वल्स टू 1000 वॉट, इतना तुम्हें याद रखना है। और टाइम को सेकंड्स में नहीं लेते, घंटों में लेते हैं। किस में लेते हैं, घंटों में, आवर्स में। तो जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, दैट इज किलो वॉट आवर, दैट इज किलो वॉट आवर, ठीक है। किलो वॉट आवर जो है इसका यूनिट होता है, ठीक है। किसका, कमर्शियल यूनिट होता है। मतलब आपके घरों का अगर आप कभी बिल देखोगे, आप ट्राई करना, आज तो रात हो गई, कल ट्राई करना कि कल आप जाओ और आप देखो कि एक्चुअली में जो आपके घर का जो बिल है उसके ऊपर एक रीडिंग लिखी आती है, तो वो जो रीडिंग आती है उसमें ऐसा कुछ होगा जैसे कि 500 किलो वॉट आवर ऐसे होता है, ठीक है। या फिर यूनिट्स लिखे होते हैं, है ना, कि 20 यूनिट्स, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर इस किलो वॉट आवर को क्योंकि ये है तो एनर्जी, मुझे अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो 1 किलो वॉट में होते हैं 1000 वॉट, कितने होते हैं 1000 वॉट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, है ना। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप 1000 इंटू 3600 करोगे तो आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर, कितना आ रहा है, 10 रेज टू पावर 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 10 रेज टू पावर 6, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। इस वैल्यू को भी आप याद कर सकते हो कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने कितने जूल एनर्जी होती है, इसको तुम याद कर सकते हो। हाँ ये बेटा याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है, ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 10 रेज टू पावर 6 जूल हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली ना क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा कि सवाल आते कैसे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन ना इसमें से आपके घर की बिजली का रेट निकालने के लिए आते हैं कि आपका बिल कितना का बनेगा, उसके क्वेश्चन आते हैं। मैं एक दो सैंपल क्वेश्चन कराता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। आपके घर में एक बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको दे रखी है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। सबसे पहला पार्ट है कि आप रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो कल बताया था, पावर है वोल्टेज है, कैसे निकालोगे। अगर आपको याद हो फॉर्मूला पावर का, V²/R, यही होता था, यही होता था। तो R का फॉर्मूला होगा V²/P, तो यानी वोल्टेज का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितनी, 100। तो ये आ जाएगा आपका क्या, रेजिस्टेंस। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस एक बल्ब का कैलकुलेट कर सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 400 ओम, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा पार्ट देखो, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय 3 सच बल्ब।
अगर तीन ऐसी बल्ब अगर तीन ऐसी बल्ब अगर तीन ऐसी बल्ब एक साथ ग्लो कर रही हैं, तो आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी अगर ये बल्ब 10 घंटे चलती हैं एक दिन में और कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। देखो बेटा, अब इनको करना कैसे होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर तो आपको पता है जो कि है 100 वॉट। अब जब भी आप कमर्शियल यूनिट में एनर्जी निकालोगे तो आप क्या करोगे बेटा, आप वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट कर लोगे। किलो वॉट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.1 किलो वॉट। एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। अब देखो, ओवरऑल बल्ब है तीन, तो तीन से मल्टीप्लाई कर लो। डेली चलाना है हमें 10 घंटे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, बट हमसे पूछ रहा है नवंबर के पूरे महीने। अगर आपको याद हो नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, अगर याद नहीं है तो ये ट्रिक आई होप आपको पता होगी। ऐसे आप याद कर सकते हो, ये जो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर ऐसे गड्ढे में है, गड्ढे में है यानी इसमें 30 दिन होते हैं ओवरऑल, ठीक है। 30 दिन होते हैं यानी ओवरऑल 30 से हमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो एनर्जी आ जाएगी ओवरऑल, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो दैट शुड बी, ये आ जाएगा 90 आ रहा है क्या, 90 किलो वॉट आर। 90 किलो वॉट आर, 90। बताओ, यही आ रहा है क्या, बोलो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं। मान लो अब आपको गिवन हो कि आपके जो शहर की जो बिजली की रेट है वो है 5 रुपीज पर यूनिट। तो बताओ आपका बिजली का बिल कितना आएगा। तो आप कैसे बताओगे बेटा, आप ये देखोगे कि 5 रुपए एक यूनिट के हैं, 5 रुपए एक यूनिट के हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये 90 किलोवाट आवर यानी ओवरऑल जो बिजली कंज्यूम हुई है दैट इज 90 यूनिट, और एक यूनिट की जो प्राइस है वो है 5 रुपए। तो ओवरऑल कितने पैसे देने पड़ेंगे, 90 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 रुपीज। तो आपके घर का जो बिजली का बिल बनेगा बेटा वो बनेगा 450 यानी 450 रुपीज। ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, ये जो आंसर आता है ना आपका किलोवाट आवर में, इसको बस रेट से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपकी बिजली का बिल निकल आता है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको जरा ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि ऐसा ही या तो ये सेम क्वेश्चन या तो इससे बहुत हद तक मिलता जुलता सवाल आपको पेपर के अंदर दिखेगा। ठीक है। करो। करो। पता है वैसे बुरा क्या लगता है मेरे को ना इन चीजों का बुरा ये लगता है कि जब कुछ लोग आके बोलते हैं ना कि यार ये लोग तो ये सब चीज पैसों के लिए करते हैं और ये लोग पैसों के लिए पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें ना मुझे बहुत मतलब बहुत अजीब लगती है। मैं तुम्हें बहुत जेन्युइनली एक बात बताऊं कि तुम तो चलो फिर भी बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर मान लो तुम बैच में नहीं भी हो ना, अगर तुम नहीं भी होते, मैं बहुत जेन्युइनली बताऊं, मैं इतनी चीजें यूट्यूब पे देता हूँ ना फ्री में, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। अब भी मैंने वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले। उसमें मैंने क्या दिया है, हर एक बच्चे को ना मैंने नोट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर। अगर तुमने वो देखा हो तो साइंस, एसएसटी, मैथ, सब कुछ, सिर्फ साइंस के नहीं, एसएसटी, मैथ सबके, खुद की जेब से पैसा लगवा के, क्योंकि टीम होती है, वो ये पूरा कंटेंट बनाएगी, फिर चेक करेगी, फिर मैं सारे क्वेश्चंस को देखूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले भी हैं नहीं डले हैं। अच्छे सवालों को 10 किताबों में से ढूंढा जाएगा, उसको छांटा जाएगा। टीम लगती है इसके पीछे ना, खुद की जेब से पैसा लगाते हैं हम इन सब चीज़ों में। मैं बहुत जेन्युइन होकर बात करूं, और जब कोई आगे ऐसा बोल देता है ना कि यार ये तो ऐसे करते, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाता है हमारे लिए कि यार मतलब हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, हम कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत साल हो गए, और हर रोज मैं आपको ना बहुत जेन्युइनली एक बात बोलूं कि हमारा क्या स्केड्यूल रहता है। मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊं तुम्हें, मैं बता भी चुका हूं चाहे कितनी बार, दिन की क्लासेस हो रही हैं, 2 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हैं।
बीच में किसी कोई शूट है किसी वीडियो का, तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस आती रहती हैं, तुमने देखा होगा कभी रैपिड रिवीजन क्लास 9th क्लास 11th के वन शॉट हैं जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, ये सब है। इतनी बड़ी टीम है, उन सबको टीम को मैनेज करने के लिए मीटिंग्स होती हैं सुबह से लेकर रात के 1 बज जाएंगे। मैं 1 बजे खाना खाऊंगा, आज भी मैं एक शर्त लगा के कह सकता हूं 1 बजे में वो रोटी का जो निवाला होता है वो मेरे गले में जाएगा। तो इट इज जस्ट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं। हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग अप्लायंसेस क्या है? एक फैन है, 2 ट्यूबलाइट है, एक रेफ्रिजरेटर है। तो जो फैन है वो है 100 वॉट का और 10 घंटे चलता है एक दिन में। कितना चलता है? 10 घंटे चलता है एक दिन में, ठीक है। और 2 ट्यूबलाइट है 40 वॉट ईच फॉर 5 आवर, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है 150 वॉट का, 24 घंटे चलता है। आपको बताना है टोटल एनर्जी कंजप्शन फॉर 30 डेज, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक एक अप्लायंस का एक दिन का ओवरऑल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी फॉर फैन। एनर्जी फॉर फैन कैसे निकालें? उसकी पावर है 100 वॉट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना तो ये आएगा 0.1 किलोवाट, और एक दिन में 10 घंटे के लिए चलता है, तो यानी एक दिन में ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा दैट विल बी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ट्यूबलाइट की, तो देखो एनर्जी 2 ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट की जो पावर है वो है 40 वॉट, इसको कन्वर्ट करना है कितना आएगा बेटा? ये आएगा 1 2 3 0.04 किलोवाट, और 5 घंटे चलता है। डेली कितना चलता है बेटा? ये चलता है 5, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4 किलोवाट आवर। एक दिन की पावर निकल रही है अभी सबकी, एनर्जी निकल रही है, सॉरी। अगर मैं अब रेफ्रिजरेटर की एनर्जी की बात करूं, फ्रिज आपका जो फ्रिज है उसकी बात करूं, तो वो उसकी जो पावर है वो है 150, इसको कन्वर्ट कर लेना, ये आएगा 0.15, ठीक है। 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे, है ना। इसको सॉल्व करना कितना होता है बेटा? 15 × 24 कितना आता है? बताएगा कोई? कितना आता है? 24 360 ना। तो ये आ जाएगा कितना? 360, सो ये आ जाएगा 3 उधर ही लिख देता हूं, 3.6 किलोवाट आवर। तो ये एक दिन की पावर आ गई तीनों की। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि पूरी एनर्जी कंज्यूम होगी मिलाकर, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 किलोवाट आवर। ये एक दिन की पावर है। अब हमें ना 30 दिन के लिए चलाना है, पूरे महीने भर चलाना है, तो हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल आ जाएगा ये 150 किलोवाट आवर। 150 किलोवाट आवर ओवरऑल जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी एक महीने के अंदर। अब फाइनली क्या पूछा गया है? द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज 5 रुपीज पर यूनिट, यानी 5 रुपए एक यूनिट के लगते हैं। तो ओवरऑल जो हमने एनर्जी कंज्यूम करी वो है 150 यूनिट। कितनी? 150 यूनिट। अगर 5 रुपए लग रहे हैं एक यूनिट के, तो 150 के कितने लगेंगे? 150 × 5, दैट इज इक्वल्स टू, देख सकते हो कितना आ जाएगा, 4 5 25, 5 5 25, और ये गया 750, 750 रुपीज, 750 आ गया सबका। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डन। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको खुद को करना है। ये आपका क्वेश्चन है, खुद से होमवर्क है आपका, ठीक है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। अच्छा ये तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ना आपको क्लास में। अरे तो मैं करा चुका हूं बेटा, काट दो, ये तो अपन कर चुके हैं, ये तो अपन कर चुके हैं। छोड़ो 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 छोड़ो, ये सेम क्वेश्चन हमने करा था, बल्ब था, रेजिस्टर था, बल्ब की पावर निकालनी थी, कल कर लिया था, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्या, ये जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बच गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फटाफट से मेटल नॉन मेटल की। मेटल नॉन मेटल को आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे मेटल नॉन मेटल, हेडिंग डाल लो और पी के हिट्स देख लो सबसे पहले। चलो
तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि एक केस होता है HNO3 का, ये शायद मैंने आपको एसिड बेस में भी बताया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा मेटलर्जी का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें आना ही चाहिए। उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज में से गिव रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, जो कि मैं आज आपको करा भी दूंगा, ठीक है बेटा। तो वो आज हम कर भी लेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो मेटल नॉन मेटल आज स्टार्ट हो रहा है, कल सैटरडे है ना, हाँ, तो कल अपन इसको खत्म भी कर देंगे, 2 लेक्चर का ही है। बट एक अगर मैं चैप्टर पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके भी 5 से 6 नंबर के सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। फिर इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं था, मैंने आपको बताया था एसिड बेस्ड सॉल्ट में से उतने सवाल नहीं आते पेपर के अंदर, बट यहां से सवाल बिल्कुल आते हैं, हर साल देखने को मिले। तो ये चैप्टर तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहां से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं आजकल, तो ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से हम सारे ट्रिकी क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इस साल पेपर में अगर कुछ अलग ही कर दें, जो कि नहीं करेगा, है ना, कुछ करेगा भी तो हम वो भी सोचते हुए, जो आपको मैं एनवाईक्यूज में थोड़े एक दो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देता हूं ना, अगर आप करते होगे तो आपको पता होगा, वो मैं इसलिए देता हूं ताकि आप वो दिमाग लगा पाओ कि अच्छा भैया अगर ऐसा टेढ़ा सवाल आ जाए तो क्या करना है, इसी वजह से एनवाईक्यूज आपको मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी है यार, पहले चैप्टर की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट थी, इस चैप्टर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो होंगी वो क्लास में हम कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स देखो 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये आपको आई होप पता होगा। मेटल क्या होते हैं, अब डेफिनेशन वाइज तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूं। मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है। तो एलिमेंट दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, हमेशा याद रखना ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है, ठीक है, इसका काम डोनेट करने का है। जबकि अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हमेशा गेन करता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा सामने वाले से गेन करता है। ये बेसिक डेफिनेशन है मेटल नॉन मेटल की। और मेटलॉइड क्या होता है, इट हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, यानी बीच की प्रॉपर्टी है, कुछ मेटल की भी होंगी कुछ नॉन मेटल की भी होंगी। इसके एग्जांपल याद रखना, सिलिकॉन, बोरोन, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड, ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट, आपको शायद पता होगा, जैसे हम बोलते हैं ना इनर्ट गैसेस, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी वो गैसेस होती हैं बेटा जो कि रिएक्शन ही नहीं करती, दे डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। तो याद रखना, एलिमेंट विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है भी, या तुम नाइन्थ को पूरी तरीके से भूल चुके हो? जरा एक बार बता दो, पहले बताओ। अलॉय भी कराओगे? हाँ, अलॉय भी इसमें है, वो भी करेंगे हम। भूल चुके हो? चलो, तो टाइम आएगा तो आपको एक बार प्रैक्टिस भी करा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। इनर्ट गैसेस जो होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल होता है, ये किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते। बट मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे, जैसे कि हार्डनेस, हार्डनेस कौन कितना ज्यादा टफ है, लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कौन कितना शाइनी है, मेलेबिलिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए। मेलेबिलिटी क्या होता है, वैसे तो नाइन्थ में भी पढ़ा था, बट नाइन्थ में तुमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं। मेलेबिलिटी क्या है कि अगर आप उसको मारोगे, किसको, मेटल या नॉन मेटल, जिसको भी मार रहे हो, अगर वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कि इसके पास मेलेबिलिटी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल दैट अलाउज इट टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी थिन शीट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है। एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। वायर की फॉर्म में एक बड़े से मेटल को अगर आप पतले वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो हम बोल देंगे इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है, उसके पास डक्टिलिटी होगी, ठीक है। अगला आता है सोनोरिटी। अगला आता है सोनोरिटी। तो सोनोरिटी कैसे होती है कि अगर आप किसी को स्ट्राइक करोगे, जैसे आपके स्कूल वगैरह में छुट्टी वगैरह होती होगी तो उसमें एक वो बेल लगी होती होगी, बेल आवाज करती है, सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी बिजली को पास करना, थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को पास करना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है क्या होता है।
अब आपको ना यहां पे याद क्या करना है, अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा मेटल नॉन मेटल की, आपको एक्सेप्शंस पे बहुत गौर फरमाना है कि मेटल्स में कुछ धोखेबाज लोग होंगे, कुछ दगाबाज लोग होंगे, उन पे आपको एकदम फोकस करना है, ठीक है, उन पे आपको एकदम फोकस करना है, राइट, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मेटल की बात करें ना पहले, तो पहली प्रॉपर्टी लस्ट्रस, शाइनी, तो जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली वो शाइनी होते हैं, चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो सब मेटल है, जिंक मेटल है, कॉपर मेटल है, सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं मेनली, है ना, यहां पे ऐसा कोई इतना कोई बड़ा एक्सेप्शन नहीं होता। अगली बात आती है हार्डनेस, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं मेनली, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो मेटल्स होते हैं ना ये इतने इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि अगर आप नाइफ लोगे, चाकू लोगे, तो चाकू से भी इसको काट सकते हो वेरी इजीली, वेरी इजीली, ठीक है, तो इनको आप चाकू से भी बहुत इजीली काट सकते हो। चलो अगली बात आती है किसकी, मेलेबिलिटी की, मेलेबिलिटी यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो जो मेटल्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब वो थिन शीट्स में इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोल्ड, गोल्ड इज दी मोस्ट मेलेबल, यानी वो बहुत आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डक्टिलिटी की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो भी डक्टिलिटी को फॉलो करते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, तो एक तो गोल्ड है और एक सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल। फिर भी अगर आपने नोट करा हो हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, क्यों, क्योंकि गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये इतना एक्सपेंसिव हम घरों के अंदर वायरिंग करेंगे तो चोर फिर इन्हीं को चोरी करके ले जाएंगे, कॉपर की वायर तो चोरी नहीं होती क्योंकि वो सस्ती होती है, ठीक है। चलो आगे आता है कंडक्टिविटी, यानी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो मेटल्स होते हैं ना वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर मैं बोलूं कॉपर और सिल्वर आर दी बेस्ट कंडक्टर, कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि लेड एंड मरकरी। अच्छा एक चीज याद रखना, जो लेड होता है, सॉरी जो मरकरी होता है, वो इकलौता ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। बाकी जितने भी मेटल्स आप देखोगे वो आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, बट ये मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा लेड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी वो बिजली को कंडक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। वैसे लेड तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता भी है, लेड डस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेड करता है बट पुअर कंडक्टर है, ठीक है। चलो आगे आता है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का, तो जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो मेटल्स के हमेशा हाई होते हैं, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है, नाम याद रखना, गैलियम और सीजियम, ये नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो ये धीरे 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 पिघलने लगेंगे, यानी अगर आप इसको हाथ में भी रख दोगे ना तो भी ये पिघलने लगते हैं, ठीक है। बाकी है सोनोरिटी, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप इन पे मारते हो तो। इसका भी एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर उसको आप मारोगे तो कोई साउंड नहीं आने वाला ऑब्वियसली। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस, ये आपको ना याद रहने चाहिए, ये आपको याद रहने चाहिए। अच्छा अब आपका एक काम है, आप मुझे बताओगे अभी चैट में, ऐसा कौन सा मेटल है दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कंडक्टर नहीं है, वो आप मुझे चैट के अंदर बताओगे, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ। चलो अब बात करते हैं नॉन मेटल की, आ रहा है दिमाग पे या नहीं आ रहा, अरे गूगल मत करो यार, गूगल कौन करता है यार, गूगल गूगल मत करो, गूगल मत करो, बताओ। मरकरी, बेटा डायमंड नॉन मेटल होता है, मेटल की बात कर रहा हूं मैं। लेड, लेड, हाँ लेड जो है, लेड, लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे नॉन मेटल डायमंड एक प्रकार का नॉन मेटल है, समझ गए।
तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन मेनली इन सॉलिड, मेनली नॉट इन सॉलिड, सॉरी एग्जिस्ट मोस्टली एज सॉलिड और गैसेस, सिर्फ सॉलिड की तरह नहीं, या तो सॉलिड में होते हैं या तो गैसेस में होते हैं, मेनली, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे मेटल्स तो हमेशा सॉलिड में मिलते हैं, ये सॉलिड या गैसेस में दोनों में मिल सकते हैं, लेकिन इकलौता एक ऐसा यहां पे एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेज में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन। याद रखना नाम, ब्रोमीन, Br। ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये लिक्विड स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसे दिखते हैं? इनमें कोई चमक नहीं होती, दे आर नॉट लस्ट्रस। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। क्या? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है, जो कि शाइन मारता है। क्या करता है? शाइन। याद रखना, ठीक है, एक्सेप्शन याद रखने बेटा। अगली प्रॉपर्टी हार्डनेस। मेनली नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी हार्ड नहीं है, बट एक नॉन मेटल है जिसको हम बोलते हैं डायमंड। तो डायमंड यहां पर क्या है? एक्सेप्शन हो जाता है। चलो, अगला आता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, कुछ भी नहीं करते, एकदम मेटल के अपोजिट। अगली प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। तो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स, बिल्कुल भी नहीं होते। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट इट इज अ गुड कंडक्टर। क्या बोल रहे हो? इट इज दी, हाँ, इट इज दी गुड कंडक्टर। ये एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अगला आता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो मेनली नॉन मेटल के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी वो इजीली बॉइल हो जाते हैं। बट यहां पर भी एक्सेप्शन डायमंड है, क्योंकि डायमंड को बहुत हीट करना पड़ता है तब जाके मेल्ट होगा, वरना तो नहीं होता। ठीक है, बाकी आ जाता है सोनोरिटी। तो नॉन मेटल्स अपोजिट होते हैं मेटल के कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करते जो आप उनको मारते। चलो, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, यानी ये कुछ डिफरेंसेस थे। इंपॉर्टेंट क्या था जो कि मैंने आपको यहां पर एक्सेप्शन बताए। अब इसको बेटा याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये एक पूरा का पूरा देख लो, टेबल हो गई, डिफरेंस वाली टेबल हो गई। जितनी भी तुम्हें मेटल की प्रॉपर्टीज याद है उसके अपोजिट आपको नॉन मेटल में लिख के आनी है। बट आजकल ना डायरेक्टली कोई पूछता ही नहीं है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता दो। आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सवाल आते हैं ऐसे, देखो, एक मिनट ना। देखो, आजकल जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे वाई आर दी स्कूल बेल्स मेड अप ऑफ मेटल। तो इसमें आपको इनडायरेक्टली आंसर करना था कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सोनोरिटी बोलते हैं, यानी मेटल आर सोनोरस, यानी जब हम उनको मारेंगे सो दे प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, वाई इज द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर पैकेजिंग फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम को आपने देखा होगा, आप भी जब टिफिन लेके जाते होगे तो मम्मी जो है वो एल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करती होंगी, राइट। वो क्यों होता है बेटा? वो इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम मेलेबल होता है, यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इजीली फॉइल में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रीजन, एल्यूमिनियम से ना फूड रिएक्ट नहीं करता, फूड डज नॉट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से आपका फूड सेफ रहता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन नॉन टॉक्सिक एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड। समझ आ गया होगा जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ठीक है, वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर कोटेड विद मटीरियल लाइक पीवीसी और रबर? क्योंकि जो पीवीसी और रबर होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इजीली उनको टच कर सकते हो और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। वाई इज कॉपर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर इज ऑल्सो डक्टाइल। डक्टाइल समझते हो ना, पतली पतली वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट? गोल्ड और सिल्वर को ऑर्नामेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पहली चीज, बहुत लस्ट्रस होते हैं, यानी शाइनी होते हैं, मेलेबल होते हैं, और क्या, डक्टाइल होते हैं, यानी थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वही आ गया। कॉपर और एल्यूमिनियम को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। देखो, कुकिंग यूटेंसिल उस चीज के बनाए जाएंगे जिसमें कि हीट पास हो सके, राइट। सो दे बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेन रीजन इसमें यही है। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी लिख सकते हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और वो मेलेबल भी होते हैं। ठीक है, बताओ जल्दी।
क्या क्या स्टॉप, क्या क्या स्टॉप कर दूं बेटा, क्या स्टॉप कर दूं? व्हाट स्टॉप? स्टॉप स्पैमिंग? अच्छा बच्चों को बोल रहे हो क्या तुम, आपस में स्पैम कर रहे हैं जो, उनको बोल रहे हो? अच्छा। अब मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट इन अ रूम टेम्परेचर आर, एक ऐसा मेटल और एक ऐसा नॉन मेटल जो दोनों लिक्विड में होते हैं। तो अगर मेटल की बात करें तो वो क्या होगा, मरकरी, और नॉन मेटल में होता था ब्रोमीन, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आएगा मरकरी एंड ब्रोमीन, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद नाइफ? सोडियम, सोडियम पोटेशियम दोनों को नाइफ से कट कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल? नॉन मेटल भी है और लस्ट्रस भी है, तो आयोडीन, अभी बताया आयोडीन। आयोडीन इज वेरी शाइनी। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट वेयर एज नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, गिव वन एक्सेप्शन, आपको दोनों की एक्सेप्शन देनी है। मेटल में एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, गैलियम सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर आप इसको अपने हाथ पे रखोगे तो वो पिघल जाएगा। और नॉन मेटल में एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जो कि डायमंड, वो इजीली मेल्ट होता ही नहीं है। ठीक, चलो ये तो हो गए क्या, मेटल और नॉन मेटल के बेसिक क्वेश्चंस, वो जो डिफरेंस था उससे रिलेटेड वो जो दिमाग लगाने वाले सवाल आते हैं ना, गिव रीजन वाले, वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज तो सबको याद है, कि एक बार चैट में पीके लिख के बता दो। अगर सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो जरा एक बार चैट में क्या लिखना है बेटा, पीके लिख के एक बार बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए याद, क्योंकि अब तो बहुत टाइम भी हो गया ना, इतनी बार रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने पढ़ ली है। आई होप कि अब आप सबको याद हो भी गया होगा। हाँ सही कह रहे हैं बच्चे, हो गया है, हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता था, जो जो ऊपर आते हैं ना वो तो है हाई रिएक्टिव, यानी वो ज्यादा ताकतवर है, नीचे वाले जो है वो थोड़े लो रिएक्टिव है, ठीक है। अच्छा यार सुनो यार, एक चीज मैं बोल दूं तुमसे, थोड़ा सा तुम्हें ना मतलब थोड़ा नहीं, यू नो गाइस, कि आपको थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही होगी, थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना, अभी तक तुम्हें, वरना तो मैं 500 बार तो तुम्हें अभी तक मैं रोस्ट कर देता, ठीक है। तो पहली बात तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो चीज़ों को लेकर थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है ना, तो फिर उतना बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ पाता, है ना। तो पहली चीज़ तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तुम्हें एनर्जी थोड़ी लो लग रही होगी, राइट, आई नो, मुझे मुझे फील हो जाता है यार, मैं तुम्हें सही बताऊँ, मैं उस प्रकार का टीचर नहीं हूँ जो कि सिर्फ आता है पढ़ाता है निकल जाता है। मैं जब आता हूँ ना, मैं एक एनर्जी के साथ आता हूँ। मेरा गोल यहाँ पर बस पढ़ा के निकलना नहीं है, मेरा गोल होता है कि यार मैं एक एक बच्चे को ना ऐसा समझा दूं कि उसके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, उसको ऐसे ट्रिक समझा दूं, उसको ऐसे एग्जांपल्स दे दूं, उसको फनी तरीके से समझा दूं कि उसके दिमाग में एक बार में फिट हो जाए। तो आई नो वो थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, बट आज के लिए थोड़ा सा, आई एम ट्राइंग, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आज के लिए थोड़ा सा माफ कर देना, है ना, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माफ कर देना आज के लिए, बट ठीक है। चलो, हाँ, करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में करते हैं। तो देखो, अभी तक के पोर्शन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जानी मेटल नॉन मेटल की, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, समझ में आया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस समझ में आए। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ना, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, और यहां से सवाल भी फंसेगा। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और तुम्हें याद होगा पिछले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बताया था या नहीं बताया था, जल्दी से बता दो। तुम बोलोगे भैया बिल्कुल बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोटेशियम या सोडियम को लूं और पोटेशियम और सोडियम को बाहर रख दूं एयर में, है ना, ऑक्सीजन दे दूं उनको, तो उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, और क्या बनाएगा वो, या तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा या तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ना बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है। आपने एक्टिविटीज, रिएक्शंस और शायद आपने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे, सोडियम को अगर बाहर रखते हैं तो धमाका हो जाता है। इसी वजह से होता है, क्योंकि सोडियम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है।
इसी वजह से सोडियम और केरोसिन को सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि अगर हम इनको बाहर रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और वहां पर क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, फायर लग जाएगी, उससे प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगली चीज देखते हैं हम। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, जिसके बारे में शायद मैंने आपको बताया भी था, याद है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बताया था आपको मैंने, है ना, व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। अब ये जो Al2O3 है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं समझाता हूं कैसे। एक सवाल आता है, और मैंने शायद मैंने तुम्हें बताया था एसिड बेस में, एक बार मुझे बताना चैट में, कि एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव मेटल, बट उसके बाद भी हमारे घरों के अंदर एल्यूमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। क्यों? एल्यूमिनियम बहुत स्मार्ट है भैया। अरे वो लल्लू पल्लू नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है बेटा। वो क्या करता है, वो ना अगल बगल की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद के ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर बना लेता है, Al2O3, और वही लेयर उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, यानी वो खुद की लेयर की मदद से खुद ही को बचा लेता है भाई। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो, थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन क्या बनाता है बेटा? आयरन बनाता है Fe3O4, है ना, Fe3O4 आयरन बनाता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर ब्लैक होता है, जो कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे जाएंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, तो ये लोग ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही नहीं है। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये नहीं करते, ये करते ही नहीं है भैया, बताओ, नहीं करते भैया, हाँ नहीं करते। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ना, अभी तक हमने पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होंगे, यही पढ़ा। बट अगर आज मैं बोलूं कि ये झूठ था, ये तो एकदम झूठ था, अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे झूठ था? अरे यार, झूठ ऐसे था कि एक टर्म होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कुछ मेटल के ऑक्साइड बीच के होते हैं, बीच के यानी पार्टी बदल लिया, पार्टी बदल लिया यानी कभी एसिडिक दिखाते हैं, कभी बेसिक दिखाते हैं, दोनों तरफ से वो मूव कर सकते हैं। तो कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। अब आपको कुछ मेटल्स का नाम याद रखना है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और वो मेटल की लिस्ट आपको यहां पर दिख भी रही होगी। कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर सकते हो कि सब, सब यानी SB, सब जन, सब जन, सब जन पढ़ो लिखो, सब जन पढ़ो लिखो, है PB यानी लेड, सब जन पढ़ो लिखो बनो जनाब, सब जन पढ़ो लिखो। कैसे ऐड करें इसको? एक शायरी अपन ने बनाई भी थी यार, ये सब आपको ऐसे याद करने के लिए ये आपके कोई काम नहीं आता। ठीक है, ये भी कोई आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, क्या शायरी बनाई थी यार हमने? मुझे भी याद नहीं आ रही, क्या बनाई थी अपन ने? कोई याद दिलाएगा मुझे? आरम बैच का बच्चा है कोई यहाँ पे? मुझे खुश, एक हमने बड़ी एक अच्छी प्यारी ट्रिक बनाई थी यार क्लास में, अभी बनाई थी आरम बैच में। कोई बताएगा क्या था? यार स्पैम करना बंद कर दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पिट जाओगे, स्पैम मत करो प्लीज ना, मेरे को एक बार देख लेने दो, क्या था? रुको बेटा, तुम्हारी तो चैट ही प्राइवेट करता हूं तभी मानोगे ना तुम, रुको। सब जन पढ़ो लिखो और बनो साहब, ये था ना, सब जन पढ़ो लिखो और बनो, बनो, बनो साहब, यही था ना यही था ना? हाँ? यही था, यही था। तो ये ट्रिक थी, सब जन यानी SB, ZN पढ़ो यानी PB, पढ़ो लिखो और यानी एल्यूमिनियम, बनो बी यानी बेरिलियम, और लास्ट में आ गया SN यानी टिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं यानी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बीच के होते हैं ना, वो एसिडिक होते हैं, मतलब एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी याद रखना। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, तो क्योंकि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है,
तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो यहां पर देखो एक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो उसने क्या बनाया, एक सॉल्ट बनाया और पानी बनाया। सिमिलरली अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वो एक सॉल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा, यानी इट बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पेपर के अंदर पूछी गई है, स्पेशली ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जैसे तुम्हें याद हो एसिड बेस में हमने याद किया था, ऐसी एक सेम रिएक्शन थी जिंक के साथ, नाटू जनाटू, किसको याद है, नाटू जनाटू आई बिला कोटाल तू, याद है। वैसे ही एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ जब NaOH की रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है, NaAlO2, याद रखना, है ना, ना आलू, ना आलू दो, ना आलू दो, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। जैसे अपना नाटू जनाटू एक क्रिंज था, वैसी एक और क्रिंज मैं तुमको दे रहा हूं, ना आलू दो ना आलू दो, मुझे आलू मत दो, ना आलू दो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है और ये रिएक्शन पूछी गई है। चलो, अ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। अगर एल्यूमिनियम को एयर में बर्न करोगे तो वो बनाएगा Al2O3 और मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल, ओहो ये वाला तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इसको काट दो भाई, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, वैसे बता सकते हो, बता सकते हो, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, वो तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, कर लेना। चलो इसको खुद से सॉल्व, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नहीं है। चलो, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, एल्यूमिनियम सब जन पढ़ो लिखो और बनो साहब, यानी एल्यूमिनियम और जिंक दोनों एम्फोटेरिक हैं, दोनों। स्टेट द रीजन जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। रीजन पूछ रहा है तो लिख दो, क्योंकि वो दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए वो एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अगर चाहो तो ये रिएक्शन भी लिख के आ सकते हो, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, तो देखो सॉल्ट बन गया पानी बन गया, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ, तो क्या बन गया, देखो एक क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और प्लस लगा दो पानी बन गया, प्लस पानी बन गया। ये थोड़ा सा रिएक्शन में गलत हो गया, यहां पे एरो लगेगी H2O प्लस, ये बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन द बॉटल फिल्ड विद केरोसिन, बता चुका हूं क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, सबर रखो सबर रखो सबर रखो, ठीक है मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं हाँ ये अच्छा आया क्वेश्चन। कंसीडर दी फॉलोइंग मेटल, देखो ये सारे मेटल के नाम हमें दे रखे हैं, आपको बताना है ऐसा कौन सा मेटल है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही कौन नहीं करता, कौन है गद्दार, तो गद्दार ढूंढोगे तो गद्दार तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो कौन है, सिल्वर छुपा है? शेर की भीड़ में अब नहीं, घोड़ों की दौड़ में अब कुत्ते भी दौड़ तो भाई एजी ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, एजी ओजी लोजी सुनोजी तुम तो रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर एक ही बनाता है एल्यूमिनियम। कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन, पोटेशियम को बाहर रखते ही आग लग जाती है भैया, रिश्तेदार भी तो ऐसे ही, ठीक है। डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड, ब्लैक कलर्ड की जो ऑक्साइड होती है वो किसकी बनती है, कॉपर की, तो ये आएगा कॉपर ऑक्साइड, क्या आएगा, कॉपर, कॉपर है ना ऑप्शन में, हाँ है ना कॉपर, ठीक है। चलिए जी देखो ये मैं क्वेश्चन बता रहा था, ऐसा सवाल जो मैं आपको बता रहा था, नेम वन एम्फोटेरिक ऑक्साइड राइट द रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं तुम्हें ये जो एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन है ना ये याद करने के लिए कह रहा था। वाई ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन, ओहो ये फिर गलत सवाल यहां पे डाल दिया, ये तो आगे का क्वेश्चन है भैया, इसको काटो यहां से अभी,
आगे आएगा, सबर रखो, ये आएगा कब, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेसेस पढ़ रहे होंगे, देन आएगा ना यार, मेटलर्जी में आएगा। चलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन खत्म। ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर समझ आई तो चैट में पी के लिख दो, फिर हम वाटर की रिएक्शन अब स्टार्ट करेंगे। मेटल की रिएक्शन विद वाटर। बताओ, ठीक है, आ गया। चलो, पानी वाली रिएक्शन क्या है, देखो, अगर मेटल को पानी में डालोगे ना तो दो चीजें बन सकती हैं। कुछ कुछ मेटल्स तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कुछ मेटल मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल है ना, वो तो डायरेक्टली क्या बनाएंगे, जितने भी हाई रिएक्टिव तुम देखोगे वो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो लो रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हाई रिएक्टिव क्या है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, क्या था, कैटरीना ने कार, कैल्शियम, ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की, इनको ना एल्कलाई मेटल भी बोला जाता है। अब तुम पूछोगे भैया एल्कलाई मेटल इनको क्यों बोलते हैं, एल्कलाई मेटल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इनके जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। बेसिक यानी बेसिक नहीं नहीं नहीं, बेसिक यानी एसिड बेस वाला बेसिक, है ना। अगर आप देखोगे सोडियम को पानी में डालोगे तो NaOH बनेगा, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली अगर पोटेशियम को पानी में डालोगे तो KOH बनेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी इसलिए इनको एल्कलाई मेटल बोलते हैं, क्योंकि इनको पानी में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूबल बेस बनाएगा। ठीक है, ये रीजन याद रहेगा, रीजन याद रहेगा, और इसी वजह से इनको हम केरोसिन के अंदर भी स्टोर करते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें बहुत हीट रिलीज होती है, दोनों में हीट रिलीज होती है। ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाता है भैया, बहुत तेज, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कैल्शियम की। कैटरीना ने कार, तीसरा मेटल है कार, कार यानी कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट तो करता है। देखो, सोडियम पोटेशियम भी ठंडे पानी, गर्म पानी किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन कैल्शियम कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेकिन ये उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता, यानी यहां पे ब्लास्ट नहीं होता, ये उतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करता है, ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस यहां पे बन रही होती है, पर हीट रिलीज नहीं होती, ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती। अब ना एक यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, होता क्या है कि जब आप कैल्शियम को पानी में डालोगे ना, तो कैल्शियम के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, तो रीजन सुन लो। कैल्शियम फ्लोट्स ड्यू टू H2 बबल्स स्टिकिंग टू द सरफेस, यानी यहां से जो हाइड्रोजन गैस निकली ना, वो स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम के पार्टिकल पे, और कैल्शियम के पार्टिकल ऊपर तैरने लगते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बताया मैंने। अगला आता है, कैटरीना ने कार मांगी, मांगी यानी मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बोलता है कि मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा, ये साहबजादे हैं, साहबजादे, साहबजादे लोग होते हैं ना ठंड में, भैया ठंडे पानी से हम नहाएंगे, ना 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 ना, हीटर चलाओ, गर्म करो, जब पानी को एकदम खुला दो, एकदम एकदम ऐसा गरम गरम जलना हुआ पानी होना चाहिए, तभी नहाएंगे हम तो ऐसे ही है अपने मैग्नीशियम जी। मैग्नीशियम जी बोलते हैं कि हम ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम तो हॉट वाटर से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, इसको हॉट वाटर दे दो, और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। ठीक है, फिर आते हैं एल्यूमिनियम। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, यानी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अब ये जो तीनों के तीनों है ना, ये और साहबजादे हैं। ये तो कहते हैं कि यार हम तो ना भैया, हम तो गर्म पानी से भी नहीं नहाएंगे। तो मैंने कहा किससे नहाओगे, भैया हमको स्टीम कराओ, स्टीम है, आजकल होता है ना स्टीम, और सोना सोना, स्पा एंड सोना स्टीम कराओ, स्टीम, तब तब नहाएंगे हम तो इनको चाहिए होती स्टीम। ये सिर्फ स्टीम में ही रिएक्ट करते हैं, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देते, ये मेटल ऑक्साइड देते हैं। ध्यान से देखना, इनकी रिएक्शन होती है स्टीम के साथ, और ये मेटल, ये नहीं नीचे, सॉरी, ये तो देता था, ये मेटल ऑक्साइड देते हैं, मेटल ऑक्साइड। किसी को भी देख लो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये सबके सब मेटल ऑक्साइड देते हैं, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है,
बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना है स्टीम के साथ करते हैं। यानी अगर मैं आपको एक समरी दूं, शुरू के जो दो मेटल है वो तो ठंडे पानी से एकदम खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर आता है क्या, कैटरीना ने कार यानी कैल्शियम, कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट करता है बट उतना विग्रसली नहीं करता। फिर मांगी यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करता है। और फिर नीचे कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ये तीनों के तीनों जो मेटल्स हैं, ये तीनों के तीनों मेटल्स क्या करते हैं, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और ये मेटल ऑक्साइड देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देते। ठीक है जी समझ आई? बहुत बढ़िया, आगे क्लियर है? ठीक है। और अगर आप और नीचे आ जाओगे, जैसे कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फरारी के नीचे आओगे जैसे फिर भी, हाय, क्यों, मिली, किसी भी मेटल को उठाओ, चाहे लेड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी के साथ बेचारे रिएक्ट ही नहीं करते। इनके जीवन में इतना दुख है कि बताओ बेचारे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो जी चलो। यार वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन कहां गए यार, मुझे वो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन कराना था, मुझे मिल नहीं रहा। करा डाला है या नहीं डाला? चलो डाला ही होगा। आ जाओ, एक मिनट ना। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा एक्वा रीजिया का, क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है, क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट होता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। एक्वा रीजिया ना एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन बनाया कैसे गया, दो खतरनाक एसिड को मिलाया है, और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया है। कौन सी दो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और दूसरी कौन सी है बताओ, दूसरी है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उनको 3:1 में मिलाया है। यानी ऐसे समझो तीन टुकड़े तो HCl के हैं और एक टुकड़ा HNO3 का है। इन दोनों एसिड को आपस में मिलाया, बहुत कंसंट्रेटेड एसिड होती हैं, और इनसे एक नई एसिड बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। अब ये एक्वा रीजिया बहुत कोरोसिव होता है, यानी अगर आप इसके अंदर कोई भी मेटल डालोगे ना, वो मेटल कोरोड हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा उसके अंदर, है ना। इसका काम क्या होता है, वो जो गोल्ड वगैरह होता है ना, क्योंकि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो गोल्ड को पिघलाने का काम आता है। ठीक है, इट इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इवन नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनियम, विच डू नॉट डिसॉल्व ईदर एसिड अलोन। ठीक है, ये खतरनाक मिक्सचर बन चुका है जिसका नाम है एक्वा रीजिया। ये रेशियो याद रखना 3:1। In this process, HCl provide chloride ion, HNO3 acts as an oxidizing agent. HNO3 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पे काम करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस मेटल एंड गेट्स इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड। वो आपको समझना नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, ये देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक और N2O। ये तीन चीजें देता है एक्वा रीजिया व्हेन रिएक्ट विद मेटल। काम क्या है, मेटल को डिसॉल्व करना। ये करता क्या है, ये तीन चीजें देता है, NO, NO2 और इसको एक बार साफ कर दूं क्या, हाँ, NO, NO2 और N2O, ये तीन चीजें दे रहा होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, काम कहां पे आता है तो काम देख लो, यूज्ड इन प्योरिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ गोल्ड, प्लेटिनियम इन द लेबोरेटरीज एंड ज्वेलरी शॉप्स। ठीक है जी, एक्वा रीजिया समझ आया, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। और एक्वा रीजिया से मुझे याद आया HNO3। HNO3 ना एक बड़ी खतरनाक एसिड है, मैंने आपको शायद एसिड बेस में बताया भी था, ये बताया होगा मैंने कि HNO3 जो है एक ऐसी एसिड है, अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी, कोई भी मेटल, तो वो क्या देता है, फॉर एग्जांपल जिंक का अगर रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है, यही होता है। बट HNO3 के साथ अगर किसी भी मेटल की रिएक्शन कराओगे तो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, डायरेक्टली पानी बनता है, पानी बनता है। ये मैंने बताया था तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो HNO3 है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देके पानी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बट अगर ये सवा शेर था तो इसके ऊपर दो गुंडे और थे,
दो गुंडे और थे। अगर ये सवा शेर था तो इसके ऊपर और भी दो गुंडे थे, यानी दो ऐसे मेटल थे जो कि इससे रिएक्ट करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस को निकाल लेते हैं। और वो दो गुंडे आपको याद रखने, मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये दो गुंडे हैं जो कि इससे भी नहीं डरते, जो कि इससे भी नहीं डरते। ठीक है, ये स्टोरी याद रहेगी एक्सेप्शन वाली। अगर यहां कहीं लिखी होगी तो मैं आपको दिखा भी देता हूं यार, मुझे क्योंकि दिख नहीं रही है, मुझे ना दिख नहीं रही है, मुझे लग नहीं रहा है यहां पे है वो। अपन ने एसिड बेस में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पहले मुझे ये बताओ, फिर बात करें हम इन सब चीजों के बारे में। एसिड बेस में क्या मैंने आपको ये बताया था या नहीं बताया था? हाँ, ये रहा नाइट्रिक एसिड, लिख रखा है, लिख रखा है। देखो, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस यहां पे इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती? याद रखना, दिस इज बिकॉज HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस H2 टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, however magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2, यानी ये दो मेटल H2 गैस को निकाल देते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, डन है डन है। तो हमने मेटल की रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ पढ़ी, फिर हमने पढ़ी पानी के साथ, फिर हमने कुछ केसेस देखे, एक्वा रीजिया का एक केस देखा, एक हमने ये नाइट्रिक एसिड का केस देखा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो मैंने तुम्हें बताइए, हमेशा एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम अगर आप किसी भी एसिड में डालोगे तो क्या होगा? एक सॉल्ट बनेगा, H2 बनेगा, सॉल्ट बनेगा, H2 बनेगा, सब सारी रिएक्शन सेम है। लेकिन 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 रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते भैया। हाइड्रोजन से नीचे के जितने भी मेटल तुम्हें दिखेंगे वो नहीं करते, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। इसी वजह से इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वा रीजिया को लेकर आए। ठीक है, इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वा रीजिया को लेकर आए। ठीक, अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताऊं, जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा ना उसमें उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनती है, पता है तुम्हें? जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, यहां पे लिखा भी होगा मैंने, फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन, हाईएस्ट टेम्परेचर राइज। यानी एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और टेम्परेचर भी ज्यादा चेंज होता है। बट जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जाते हैं तो रिएक्शन भी स्लो होता है, हाइड्रोजन गैस भी कम निकलती है। समझ गए? हाँ। अगर यहां तक सब क्लियर है बेटा, एकदम चकाचक क्लियर है, समझ आया है, तो हम सवालों पे आते हैं फटाफट से। मुझे तुम एक बार क्लियरेंस दे दो कि हाँ भैया क्लियर हो गया है, मजा आ गया है, अब आप ना सवाल करा दो एकदम बढ़िया बढ़िया। चलो, नेम टू मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। सोडियम पोटेशियम बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशन विच स्टूडेंट नोट व्हेन मेटल आर ड्रॉप्ड इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। अगर आप इन मेटल को डाल दोगे ना बीकर में तो बबल्स आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे? बबल्स। यहां पर लिखा भी है, मेटल्स मूव रैपिडली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अफर्मेंस, अफर्मेंस यानी गैस आने लगती है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी हीट जनरेट होने लगती है। ठीक है, राइट द टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व। यहां पर जो गैस निकलती है ना बेटा, वो कौन सी होती है? वो हाइड्रोजन होती है, तुम्हें याद होगा। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, यानी एक माचिस की तिल्ली को, एक मैच स्टिक को उसके पास लाओ तो पॉप 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 करके वो जलने लगता है। ठीक है, डन है। देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा था, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम पानी में डिसॉल्व होते ही फ्लोट क्यों करने लगता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर आपको रिएक्शन याद हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आएंगे जो कि कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे और उसको ऊपर लेकर आ जाएंगे। Why do metal like sodium potassium keep floating and burning when placed in water?
और ये सेम केस ना सोडियम पोटेशियम के साथ भी होता है कि अगर उनको पानी में डालोगे तो एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बर्न तो होते हैं, जलते तो हैं, बट साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। उस हाइड्रोजन गैस की वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो रीजन वही है, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होती है जिसकी वजह से वो ऊपर आती रहती है। मेटल विच हैज नो एक्शन विद वाटर, गोल्ड। ठीक है, और क्वेश्चन दिखा दो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको इनकरेक्ट लग रही है? बताओ क्या लगता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता? अगर तुम्हें याद हो तो जो हाइड्रोजन से नीचे के मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये देखो, इसको पकड़ लिया, कहां जा रहा था भैया, इसको लग रहा था कि इसको कोई पकड़ेगा नहीं, ग्लिच आ गया। कैसा ग्लिच आ गया? उड़ता हुआ दिख रहा हूं क्या मैं? उड़ रहा हूं क्या बेटा मैं? ग्लिच में उड़ तो नहीं रहा हूं मैं, हाँ हवा में हूं क्या मैं? ग्लिच आ गया। Which reaction will not occur because the metal is less reactive than hydrogen? Okay, इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? तो ये आपको दिख रहा है, ये बेचारा हाइड्रोजन से नीचे वाला है, ये कहां से घुस रहा है? तुम कहां आ रहे हो भैया? डी। चलो और रिएक्शन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एक्वा रीजिया? राइट इट्स कॉम्पोजिशन। लिख सकते हो कैसे बनता है एक्वा रीजिया, बताओ। 1:3 कैसे, या 3:1 जो भी लिखना है, पर याद रखना 3 टुकड़े HCl के, 1 टुकड़ा HNO3 का, उससे बनता है एक्वा रीजिया। नेम वन मेटल विच कैन बी डिजोल्व इन एक्वा रीजिया, गोल्ड लिख दो। राइट वन यूज ऑफ एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया इज यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल्स, जो नोबल मेटल्स होते हैं। डन हो गया, आगे बढ़े। नेम द मेटल फॉर ईच केस, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को कौन निकलवा देता है? मैग्नीशियम या तो मैंगनीज, कोई भी लिख के आ सकते हो। इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, पानी के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? सिल्वर, गोल्ड, कुछ भी लिखिए हो। इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। तो तुम्हें अगर याद हो, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ेन, फरारी, ये तीनों के तीनों मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। इसके बारे में तुम खुद सोच के आओगे, बीच बीच में मैं ऐसे कुछ कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता रहूंगा। अच्छा सवाल है क्योंकि है, या तो अभी भी बता सकते हो तुम, बताओ। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिख सकता है, ऐसा असर्शन रीजनिंग सेम आपको दिख सकता है, तो ये भी सेम एकदम डिट्टो सवाल आएगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्या है बात सही है? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ये तो गलत है और ये ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा? असर्शन इज ट्रू, सी। क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। चलो मेटल की और रिएक्शन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन विद अदर मेटल सॉल्ट। ये आपको पता होगा, जो हाई रिएक्टिव होता है वो कॉपर के साथ मोई मोई नहीं होता था, कि जो हाई रिएक्टिव होता है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर लेता है। लाइफ भी ऐसी है, एक दिन आएगा जब तुम्हें भी कोई डिस्प्लेस कर लेगा, एक दिन आएगा। ये जो तुम लोग कहते रहते हो ना कि भैया आप रिटायर हो जाओगे, कभी आप नहीं पढ़ाओगे तो हम क्या करेंगे, बेटा एक दिन आएगा जब हम भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, जब हमारे भी कोई ना कोई आएगा और ये जगह संभाल लेगा, है ना। एक टाइम आएगा जब कोई और एक टीचर आ जाएगा जो कि शायद मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहा होगा और तुम सब उससे पढ़ रहे होगे। सो दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ, ये लाइफ ऐसे ही तो चलती है ना। बट यस, आई होप कि मैं उतना वैल्यू एडिशन तुम्हारी लाइफ में कर पाऊं कि तुम बस याद रखो कि हाँ यार एक थे तो सही यार, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान था जिसने शायद हमारी मदद करी थी। बस इतना तुम याद कर पाओ ना, वो बहुत होगा। तो ऐसे ही मेटल्स भी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, मेटल भी डिस्प्लेस हो जाते हैं, जो हाई रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल, ये रिएक्शन
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। इसका कलर ब्लू होता था, आयरन डिस्प्लेस कर लेता था, इसका कलर ग्रीन होता था, और कॉपर आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की हमें कोटिंग दिखती थी। याद आ गया? ठीक है, चलो। A metal M displaces iron from the aqueous solution of ferrous sulfate but fails to do so in the case of aqueous solution of aluminium sulfate. The metal M is बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक मेटल है M, वो क्या करता है? फेरस सल्फेट यानी FeSO4। अब वो M ना इसको लात मार के बाहर तो भगा देता है, लेकिन जब इस M की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होती है, किसके साथ होती है? एल्यूमिनियम के सल्फेट के साथ होती है, Al2 इसके साथ होती है, तो अभी एल्यूमिनियम को लात मार के नहीं भगा पाता। इसका यह मतलब है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से तो पीछे आता है और आयरन से ज्यादा ताकतवर है। अब एक बार हम लिखते हैं, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। तो एक ही मेटल है जो कि है जिंक, जो कि फरारी यानी Fe से तो ऊपर आता है और एल्यूमिनियम से कमजोर है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या? जिंक। इसका आंसर आएगा जिंक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अब मेटल, अरे यार ये तो वही सेम ही क्वेश्चन आ गया, ये तो वही सेम ही क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है यार, इस पे तो ट्रिपल स्टार ही लगा लो तुम चाहे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सीबीएसई वाले को अगर पेपर टफ बनाना होगा ना, तो वो ऐसा सवाल देंगे। देखो 3 मार्क्स में एक टेबल आपको दे रखी है। अब हमें क्या बोला है? विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो 4 मेटल है, 4 मेटल है, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी, मेटल डी। ठीक है, जब मेटल ए ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी तो उसने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, हमें गिवन है। इसका क्या मतलब है? कि मेटल ए कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ऐसे पूरी टेबल में हमें दे रखा है, जहां पर लिखा है नो रिएक्शन, यानी उस मेटल को हमारा वाला मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी वो कमजोर था। ठीक है, अब हमें बताना है सबसे पहले सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा। तो अगर हम देखें, सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो देखो ए कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देता है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर मैं बी की बात करूं तो भैया बी तो बहुत ही ताकतवर है, बी ने इसको भी डिस्प्लेस करा, इसको भी करा, इसको भी करा, सबको डिस्प्लेस कर दिया भैया, है ना। सी की बात करूं तो सी आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, बट एल्यूमिनियम को नहीं कर पाता, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं डी की बात करूं, ना ये आयरन को कर पाया, ना ये कॉपर को कर पाया, ना ये जिंक को कर पाया, ना ये एल्यूमिनियम को कर पाया, तो सबसे कमजोर तो है डी। पता चल गया भैया, सबसे कमजोर है डी, क्योंकि किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, What would be observed is C is added to a solution of copper sulfate। अगर C को मैंने कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो क्या होगा? अगर तुमने C को ध्यान से देखा तो देखो C ना आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी आयरन से ऊपर होगा, और कॉपर तो नीचे आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉपर सल्फेट में डालोगे तो यहां पे भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अरेंज दी मेटल एबीसीडी इन दी ऑर्डर। बताओ, अरेंज करो। सबसे कम तो आएगा डी, ठीक है, फिर डी से ऊपर कौन आएगा? जल्दी फटाफट से बताते चलेंगे। डी से ऊपर कौन आएगा? सोचो, दिमाग लाओ, डी से ऊपर कौन आ सकता है? डी से ऊपर आएगा हमारा ए। ए क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम ए को ध्यान से देखोगे, अगर तुम ए को ध्यान से देखोगे तो ए ना जिंक सल्फेट के साथ, एक मिनट रुको, यहां सी दे रखा है, हाँ, ए जो है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो जिंक सल्फेट के साथ क्या नहीं कर रहा है? रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। तुम सब अलग अलग कैसे लिख रहे हो? हाँ, ए आएगा बेटा, क्योंकि देखो वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब तुम बोलोगे तो भैया देखो बी तो कर रहा है, बी तो कर रहा है, पर क्या सी भी कर सकता है? क्या सी भी कर सकता है? तुम मान सकते हो कि वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो उसने आयरन को तो डिस्प्लेस कर दिया, उस बेचारे ने आयरन को तो डिस्प्लेस कर दिया, समझ रहे हो? अरे यार खुद सोच, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ऑल्टो जेन फरारी, तो आयरन को तो उसने डिस्प्लेस कर दिया,
क्या पता वो जिंक को भी कर दे, हो सकता है, नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी श्योर, क्या पता ना भी करे, लेकिन इसका हमें पता है कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं करता, और क्या पता ये आयरन को भी डिस्प्लेस ना करता हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आएगा ये, अब तुम ये देखो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा सी। क्यों? क्योंकि देखो सी ना इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, हमें गिवन है, हमें गिवन है, क्या पता बी जो है वो इसके साथ भी रिएक्शन करता हो, है ना। तो सबसे ताकतवर तो हो जाएगा, सबसे ताकतवर तो हो जाएगा सी, फिर आएगा बी, सबसे ताकतवर हो गया बी, फिर बी के बाद सी, फिर ए, और फिर डी, ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये उससे वीक, ये उससे वीक, ये उससे वीक। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। अच्छा, हमने ऑर्डर को ना बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है, वैसे क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, कोई बात नहीं। बताओ, क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार चैट में पीके लिख दो जल्दी, अगर क्लियर है तो चैट में पीके लिख दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज अब नॉन मेटल की भी पढ़ लेते हैं, नॉन मेटल की में एज सच कुछ पढ़ने के लिए नहीं है ना, बस बहुत बेसिक चीजें, तो सुन लो, 5 मिनट ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड। और आपको याद हो हमने पढ़ा था नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, पर यहां पर एक शब्द और जुड़ जाता है कि कुछ कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, भैया दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कार्बन की बात करो तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, इनमें से कुछ ऑक्साइड्स तो होंगे एसिडिक और कुछ होंगे न्यूट्रल, ठीक है। तो याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर पानी, पानी भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है बट कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। अगली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मान लो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे एक CO2, अगर उसकी पानी के साथ रिएक्शन हो गई तो पता है क्या बनाएगा, ये एक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। जैसे कि ये कार्बोनिक एसिड बना दिया H2CO3, क्या बनाया, एसिड बनाया। तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, वो एक प्रकार का एसिड बनाएगा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड यहां क्या लिख दिया, ये नहीं आएगा, वो एक प्रकार का एसिड बनाता है, क्या बनाता है, एसिड, ठीक है। आप देख सकते हो SO3 रिएक्ट करता है तो H2SO4 बनता है, NO2 रिएक्ट करता है तो HNO2 बनता है, ठीक है, एसिड्स बनती हैं। वैसे पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, तो चिल करो, चिल करो, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो हमेशा एसिड हमारी फॉर्म होती है, ठीक है जी दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। इसका एक ही सवाल आया था वो भी हम देख ले, अरे भैया ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कंटेंट वालों ने क्या करा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड NaOH। ये बड़ा अजीब सा सवाल है। देखो अगर एक NaOH है और उसके साथ अगर आप क्लोरीन गैस का रिएक्शन करा दो तो पता है क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोचो। अगर क्लोरीन हॉट है और एक केस में क्या है, क्लोरीन कोल्ड है, तो जब क्लोरीन जो है वो आपका कोल्ड होगा ना, यानी ठंडा होगा, तो पता है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका एक छोटा सा कंपाउंड होता है, अजीब सा कंपाउंड होता है NaOCl। क्या बनाएगा, NaO, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बनाया, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बट अगर ये NaOH, अगर ये NaOH गर्म है यानी इसमें बहुत हीट निकल रही है तो एक दूसरा कंपाउंड बना लेता है, क्या बनाता है, NaClO3, 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 ठीक है, ये बनाता है। साथ साथ में दोनों में ही पानी बनता है, पानी तो दोनों में ही बनता है, और साथ साथ में ही दोनों में नमक बनता है, नमक यानी NaCl, नमक भी बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, बट एक बार पूछा गया था 2023 में, और 2023 के पेपर को देख के मैं भी सोच रहा था कि ये पूछा कहां से गया है, ये एनसीईआरटी में तो कहीं है ही नहीं है रिएक्शन, ये कहीं नहीं है पूरी एनसीईआरटी में, बट एक बार पूछा गया था 2023 में, तो मैंने सोचा कि भैया तुमको करा दूं। एक बार पूछा गया था, उसके बाद कहीं नहीं पूछा गया, बट हाँ NaOCl बनता है कोल्ड में, और हॉट में क्या बनता है, हॉट में बनता है NaClO3, ठीक है, ठीक है जी।
बताओ। अगर क्लियर है तो एक बार चैट में जरा पीके लिख के दिखा देंगे हमको। दिखाओ बरा, तुम्हारा हाथ वाथ काम कर रहे हैं या ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे हो तो बता दो यार। भैया हाथ में तुम तो क्या है, तुम तो आराम से एक हाथ में वो ग्लव लगा के बैठे होगे, दूसरे हाथ से नोट्स लिख रहे होगे, एक हाथ जेब में बेटा यहाँ दोनों हाथ ठंड में कांप रहे हैं और मैं कॉन्टिन्यूसली लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ। भैया हमारी भी तो हालत देखो कभी यार, है हमको भी तो देखो यार। चलो कल अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हम आयोनिक कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए ना मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद क्या चाहिए सुन लो सीरियसली, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये प्लीज एक बार देख के आना, और अगर नहीं आता समझ में, थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्या करना भाई, मेरी कोई वीडियो देखी ना क्लास 9th की यार, क्लास 9th की स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर होता था प्यारा सा, उसमें वन शॉट में जाना, और जहां पे मैंने ये पढ़ाया हुआ है ना एक बार बस 10 मिनट देख के आ जाना, ताकि तुम्हें ये क्लियर रहे कल कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना होता है। कल मैं फिर आके नहीं समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे लिखते हैं, वो एटलीस्ट तुम्हें आता हो। तो कल हम आयोनिक कंपाउंड से चीजों को स्टार्ट करेंगे, और कल मेटलर्जी वगैरह सब हो जाएगा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो चलो, तो कल आयोनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। याद रखना, हर बार बोलूंगा आपसे कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। अब पेपर पास आ गया, नजदीक आ गया, और याद रखो मोटिवेटेड रहो और खुद से बोलते चलो कि हाँ मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा एग्जाम यही होगा, यही खुद से बोलो। ठीक है, चलो यार, आई होप 4 तारीख को जितने बच्चे दिल्ली के आसपास के हैं तो वो मिलने आना, है ना। वैसे तो शोभित भैया हैं, बट होपफुली मैं भी आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, है ना। मैं भी आऊंगा, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी आ जाऊँ दिल्ली, और थोड़ी बातचीत करेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो चीज़ों के बारे में बात करना, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, तो उन चीज़ों के बारे में बात करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, बट हाँ मैं हाथ जोड़ के फिर बोल रहा हूँ, अगर आप दूर से हो, आप कहीं मान लो कोई बच्चा पंजाब का है, कोई बच्चा उत्तराखंड का है, कोई बच्चा राजस्थान का है, एमपी का है, प्लीज ट्रैवल मत करना, तुम्हारे पेपर हैं, मत करना ट्रैवल, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा वो 1-2 दिन भी खराब हो, जो आसपास के बच्चे हैं वो आ जाओ, बहुत है, दूर के बच्चे ना आए, क्योंकि बहुत मतलब मैं नहीं चाहता यार तुम्हारा वो एक दिन भी खराब हो ना यार, वो नहीं होना चाहिए। कहीं पढ़ाई में, हमारे नंबर में, हमारी प्रिपरेशन में कोई गैप नहीं आना चाहिए, दैट इज माई पॉइंट। ठीक है, चलो, सी ऑल, सी ऑल, कल मिलते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जब तक लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, सी यू, बाय, जाओ।